हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए, टेस्ट नंबर आपका 115 है। 114 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म पहचानिए। बी.आर. मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1977 एंड फोर्थ ऑप्शन है राव समिति 1985। देखिए, इसमें गलत युग्म बताना है आपको, तो इसमें गलत युग्म है आपका थर्ड ऑप्शन। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1977 की नहीं है, ये है आपकी 1986 की। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर एल.एम. सिंधवी समिति में पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान के सुझाव देने के लिए ये गठन किया गया था। ठीक है, न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की ये सिफारिश की थी। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। अगर हम बात करें बी.आर. मेहता समिति 1957 की, तो इसने क्या किया था कि देखिए, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ये ग्रामोद्धार समिति है, इसको जो है कि बलवंत राय मेहता समिति के नाम से भी हम जानते हैं। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है, ये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है कि जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद से आई थी अशोक मेहता समिति। इसने क्या किया था, अशोक मेहता समिति ने कि बी.आर. मेहता समिति ये त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था, तो इसने क्या किया था कि द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दिया। ठीक है, कि जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए। ठीक है, राव समिति आपकी 1985 में आई थी। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति को हम ये जो है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी भी हम कहते हैं बलवंत राय मेहता जी को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बलवंत राय मेहता जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। देखिए, जो विधान परिषद है उसमें राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो है कि सदस्यों की संख्या क्या होती है, उसके बारे में बताना है। जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इन क्षेत्रों में मनोनीत करते हैं राज्यपाल जी। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि विधान परिषद ये जो है, जैसे आपका सेंटर में लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा क्या है आपका निम्न सदन है और राज्यसभा आपका उच्च सदन है। वैसे ही स्टेट में ये कुछ ही स्टेट में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि कितने स्टेट में विधान परिषद है। तो विधान परिषद जो होता है ये उच्च सदन होता है और विधानसभा आपका निम्न सदन होता है। ठीक है, जैसे आपका राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, वैसे ही आपका ये विधान परिषद को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे समाप्त किया जा सकता है, बट इसको विघटित नहीं किया जा सकता है विधान परिषद को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब इसका चुनाव होता है विधान परिषद का, तो इसमें 1/3 जो है कि विधानसभा के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, 1/3। ठीक है, दूसरी बात आती है 1/12, ये जो कि अध्यापकों के द्वारा राज्य के अंदर माध्यमिक विद्यालय या जो उच्च शिक्षण संस्थान में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा जो है कि 1/12 का चुनाव किया जाता है। ठीक है, फिर 1/3 ये जो है कि जो अस्थाई संस्थाएं होती है उनका निर्वाचन मंडल, मतलब अस्थाई संस्थाओं का निर्वाचन मंडल होता है, जैसे कि नगर पालिका, जिला पंचायत, इनके द्वारा आपका 1/3 का चुनाव किया जाता है। ठीक है, फिर आती है आपकी बात की 1/12 जो है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है जो कि कम से कम 3 वर्ष से किसी विश्वविद्यालय में स्नातक मतलब कर रहे हैं। ठीक है, लास्टली 1/6 होता है,
वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है इन क्षेत्रों में, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कूली बांध स्थित है कोलंबिया नदी पर, नीपर नदी पर, टेनेसी नदी पर और मिसिसिपी नदी पर। तो जो विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कूली बांध ये है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका कोलंबिया नदी पे। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि आपका यूएसए में है, और जो बोनो बीले बांध भी है ये भी इसी नदी पर है। देखिए टेनिस नदी पर व्हीलर, विल्सन, नोरिस और चिकमांगा बांध स्थित है। मिसिसिपी नदी पर ये जो कि सेंट एंथोनी परियोजना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक की यात्रा में वनस्पति कटिबंधों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम मिलेगा? सदाबहार, पतझड़, प्रेयरी, कोणधारी। पतझड़, सदाबहार, कोणधारी, प्रेयरी। प्रेयरी, सदाबहार, पतझड़, कोणधारी और कोणधारी, पतझड़, प्रेयरी, सदाबहार। देखिए भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक की यात्रा में ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका भूमध्य रेखा, और ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो अगर यहाँ से ऐसे जाने में क्या क्या मतलब कौन कौन सी वनस्पतियाँ मिलेगी आपको, उसका क्रम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए भूमध्य रेखा क्षेत्र में उष्ण सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में क्या पतझड़ पाया जाता है। ठीक है, पतझड़ बन पाया जाता है। इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो समशीतोष्ण कटिबंध में प्रेयरी पाई जाएगी, और इससे ऊपर जाएंगे तो ये उत्तरी ध्रुव पे तो ठंडी रहती है, तो इसमें क्या होता है शीत शीतोष्ण में कटिबंध में इसमें टैगा वन या कोणधारी वनस्पति पाई जाती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कौन सी आपका सदाबहार, उसके बाद से पतझड़, प्रेयरी और कोणधारी मतलब टैंगा इधर। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन कि अगर भूमध्य रेखा से हम उत्तरी ध्रुव तक की यात्रा करते हैं तो इसका जो है कि क्रम ऐसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? कंसेप्शन, वेनेजुएला, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका, हफ्तकेल, इराक, कातिफ, सऊदी अरब। इसमें से सुमेल नहीं है कौन सा? तो देखिए कंसेप्शन ये जो है कि आपका वेनेजुएला में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो ये है आपका चिली में। ठीक है, चिली का ये प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। अच्छा, चिली की राजधानी कहाँ पे है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्की में अनातोलिया का अंतरा पर्वतीय पठार पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। पेंटिक एवं टारस, एल्बोर्ज एवं जाग्रोस, काकेसस एवं एल्बोर्ज, काकेसस एवं कार्पेथियन। देखिए टर्की में अनातोलिया का जो अंतरा पर्वतीय पठार पर्वत श्रेणी जो है इसके मध्य जो है कि स्थित है। क्या? तो ये देखिए इसके जो है ना टर्की का जो अनातोलिया का पठार है वह अंतरा पर्वतीय पठार है। ठीक है, अंतरा पर्वतीय पठार का मतलब क्या होता है कि ये चारों ओर से पर्वतों से घिरा होता है। ठीक है, उसे हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। ठीक है, इसके उत्तर में जो है कि क्या है? पेंटिक पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में जो है कि आपका टारस पर्वत श्रेणी है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागरीय जीवों के अस्थि पंजरों से निर्मित निक्षेप कहलाते हैं रेडियोलेरियन पंख, पेलाजिक निक्षेप, नेरेटिक निक्षेप और डायटम पंख। तो सागरीय जीवों के अस्थि पंजरों से निर्मित निक्षेप क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके नेरेटिक निक्षेप। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अपवाह प्रतिरूपों में से कौन गुंबदीय संरचना से संबंधित है? वलयाकार, पादपाकार, जालीनुमा, परनुमा। निम्न अपवाह प्रतिरूपों, देखिए ड्रेनेज जो क्या बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न होता है नदियों का, वो कई तरह का होता है। ठीक है, उसमें से कौन सा जो है कि गुंबदीय संरचना से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो ये है आपका वलयाकार, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए अपवाह प्रतिरूपों में जल धाराएं जो होती है गुंबदाकार संरचना के चारों ओर एक वृत्त के आकार फैली होती है। ठीक है, ये वलयाकार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हडसन मोहावक घाटी स्थित है फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में। हडसन मोहावक घाटी ये स्थित है कहाँ पे? तो ये यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए हडसन मोहावक गैप ये यूएसए के पूर्वी भाग में स्थित है और ये अपलेशियन पर्वत को दो भागों में ये विभाजित भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येरबामाटे एवं एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है। येरबामाटे एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है, ब्राज़ील का, पनामा का, न्यू गिनी का, सऊदी अरब का। तो ये जो है कि येरबामाटे एक जो स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है, ये कहाँ का है? तो ये है आपका ब्राज़ील का। ठीक है, ये जो है कि पैराग्वे चाय के नाम से भी इसको जाना जाता है और यह एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुब अल खाली है सऊदी अरब का एक मरुस्थल, ईरान का एक पठार, इराक का एक मरुधान, ओमान का एक तेल क्षेत्र। रुब अल खाली ये क्या है? तो ये जो है कि सऊदी अरब के ये मरुस्थल हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए सऊदी अरब के उत्तरी भाग में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश को क्या बोलते हैं? नेफत बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिणी भाग में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश को हम बोलते हैं रुब अल खाली। ठीक है, इसके नाम से हम जानते हैं। अच्छा, भारत का जो मरुस्थल है उसका क्या नाम है और कहाँ पे? तो वो है आपका राजस्थान में थार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है और उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील व्रंश घाटी में अवस्थित है? विक्टोरिया, चाड, टिटिकाका, बैकाल। कौन सी झील जो है कि व्रंश घाटी में अवस्थित है? ये पूछ। देखिए व्रंश घाटी होती क्या है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, ये जो है कि दोनों तरफ से पर्वत होता है और बीच में नदियाँ बहती है, उसको हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। देखिए भारत की जो नर्मदा और तापी नदियाँ हैं ये भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी है ये जो है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। तापी नदी है ये सतपुड़ा और अजंता पर्वत के बीच बहती है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी झील है जो कि भ्रंश घाटी में अवस्थित है? तो ये है आपका बैकाल झील। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए विश्व की गहरी झील है ये और ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला दिया गया है कि आग्नेय चट्टान में जब सिलिका की मात्रा 65 से 80% तक पाई जाती है तो उसे अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तत्व महत्वपूर्ण हैं। दूसरा दिया गया है बलुआ पत्थर अत्यधिक तापमान के प्रभाव से क्वार्टजाइट में बदल जाता है। तीसरा दिया गया है कि सर्पेंटाइन चट्टान कायांतरित होकर गैब्रो में बदल जाता है। इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए आग्नेय चट्टान में इसका जो है आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा जो है कि 40 से 50% तक होती है तो उसे क्षारीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, उसको क्षारीय कहते हैं। ठीक है, अम्लीय नहीं। उसमें क्या होता है कि उसमें लोहा, मैग्नीशियम और चूना महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है, अगर अम्लीय की हम बात करें अम्लीय आग्नेय चट्टान तो ये जो है कि इसमें सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका गलत है। दूसरा ये है बलुआ पत्थर अत्यधिक तापमान के प्रभाव से क्वार्टजाइट में बदल जाता है। बिल्कुल सही है दूसरा। तीसरे की बात है सर्पेंटाइन चट्टान कायांतरित होकर गैब्रो में बदल जाता है। देखिए ये भी गलत है। देखिए इसमें गैब्रो चट्टान जो है कि कायांतरित होकर के सर्पेंटाइन चट्टान में बदल जाता है, ये बिल्कुल उल्टा दिया है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित है, गर्म तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं, उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है, नदियाँ सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती है। संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र की बात की जा रही है। उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में? जहाँ पर गर्म तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, संघनन। वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम या किलोग्राम मतलब इकाई में मापा जाता है। देखिए निरपेक्ष आर्द्रता की हम बात करें तो ये वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे जो है कि प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहाँ तापमान संबंधी विषमता कम पाई जाती है। देखिए दूसरा दिया गया है कि समान ताप को मिलाने वाली कल्पित रेखाओं को समताप रेखा कहते हैं। तीसरा दिया है कि जल और स्थल पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अत्यधिक है, बिल्कुल सही है, और वहाँ तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती है, ये सही है आपका। ठीक है, समान ताप को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं को हम क्या कहते हैं? समताप रेखा कहते हैं, ये भी सही है। और जल और स्थल पर तापमान भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है कि जल में ताप अलग होते हैं और स्थल पर ताप अलग होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती है, ये भी आपका सही है। तो देखिए असत्य पूछा है तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप से संबंधित मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो कौन से महाद्वीप से संबंधित जो मूल निवासी हैं उसको कहते हैं एबोर्जिन्स? तो वो कहते हैं हम किसको? ऑस्ट्रेलिया। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए महाद्वीप हमारे कितने हैं? तो महाद्वीप हैं हमारे 7। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। देखिए सल्तनत काल की बात की जा रही है, जो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था वो कौन था? तो वो था आपका चौधरी था। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, जो कि स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी, और इस ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का जो है कि सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्ब कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। सर्ब कर लगाया जाता था किस पे? तो ये लगाया जाता था आपका सिंचाई पर। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि कुरान के नियमों की दृष्टि में रख करके निर्धारित किया था। देखिए इसके शासनकाल में क्या था कि 24 जो कसदायक कर थे उसको जो है कि इसने समाप्त कर दिया, और केवल 4 कर इसने लगाया। कौन कौन? जजिया कर, शराज कर, खुम्स कर और जकात कर। ये कर जो है कि इसने केवल 4 ही कर जो है कि इसने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृति ग्रंथों में होता था। राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों को त्याग को इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, और संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए। तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। किस लिए होता था? तो ये होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए होता था। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की आकस्मिकता निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 266। तो भारत की आकस्मिकता निधि का प्रावधान जो है कि किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 267 में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है।
देखिए आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थसारथी, शायद। तो ये जो है कि मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है UPPCS BEO RO करके, और ये फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप भी है, तो यहाँ भी ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।